सुल्तान ने खोला सचिन के सामने रोशनी का राज। परेश की रोशनी को चेतावनी। उड़ने की आशा में आज सचिन, सायली की परीक्षा, रोशनी का सच और रेणुका के बदलते दिल की कहानी। पूरी एपिसोड की धड़कनें बस यहीं से शुरू होती हैं। देखिए कैसे एक सच पूरे घर का आसमान हिला देता है। कहानी की शुरुआत उसी पल से होती है जब किशोर काका के घर पहुंचकर सचिन, सायली और रोशनी के आस-पास की हवा अचानक ठंडी पड़ जाती है। रोशनी की आंखों में बेचैनी और सचिन के चेहरे पर गहरी सोच, जैसे दोनों को लग रहा हो कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। और ठीक उसी समय सामने आता है वह आदमी जिसे अभी तक सब लोग रोशनी का सगा चाचा समझ रहे थे, सुल्तान। पर सचिन जैसे ही उसकी सच्चाई सुनता है, उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि हंसना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए या फिर इस पूरी चालबाजी से परेशान होना चाहिए। सुल्तान की एक एक बात रोशनी के बनाए हुए नकली रिश्तों की पोल खोल देती है। उसे किसी चाचा का रोल निभाने के बदले पैसे दिए गए थे सिर्फ इसलिए ताकि रोशनी और शिखा की बनाई हुई झूठी कहानियां असली लगे। रेणुका तो जैसे अवाक रह जाती है। वह बार बार पलकें झपकाकर खुद को समझाने की कोशिश करती है कि जो वह सुन रही है वह सपना नहीं, हकीकत है। उसे पता ही नहीं चलता कि वह किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। रोशनी समझ चुकी थी कि अब उसका भांडा फूट चुका है। जिस सच को वह महीनों से छुपाती फिर रही थी, वह अब लोगों के सामने नंगा खड़ा था। सचिन और सायली जब सुल्तान को पकड़कर किशोर काका के घर ले आते हैं तो पूरे माहौल में तनाव ही तनाव फैल जाता है। भावना की शादी में जिस सुल्तान का असल में रिश्तेदार होना चाहिए था, वह कोई और निकला। अब रोशनी सोच रही है कि क्या यह सब हकीकत है या किसी बुरे सपने का हिस्सा। इधर सचिन और सायली अपनी तरफ से हर समस्या को सुलझाने में लगे थे। वे भावना को लेकर उस लड़के के घर पहुंचे थे जिसके साथ वह भाग गई थी। सचिन गुस्से में जरूर था, लेकिन उसका गुस्सा भावना पर नहीं, उसकी बेवकूफी पर था। सायली ने ही उसे संभाला, समझाया और धीरे से भावना का हाथ पकड़कर उसके डर को शांत किया। भावना की हालत देखने लायक थी, आंखों में पानी, दिल में डर और हाथों में कंपन। घर से भागते समय उसे इतनी घबराहट नहीं हुई थी जितनी अब घर वापस जाने के ख्याल से हो रही थी। सचिन उसे सुनाता भी है, जैसे निकली थी वैसे ही जा। डर अब क्यों लग रहा है, पर सायली उसे रोक लेती है। सायली अपनी शांत आवाज में भावना को समझाती है कि घर वही है, लोग वही हैं और प्यार भी वही है। भाग जाने से रिश्ते खत्म नहीं होते, बल्कि बातें और जरूरी हो जाती हैं। जैसे ही तीनों घर पहुंचते हैं, भावना की मां का गुस्सा फट पड़ता है। वह उसे दनादन दो चार लगा भी देती है, लेकिन फिर सचिन और सायली स्थिति संभाल लेते हैं। थोड़ी देर बाद माहौल धीरे धीरे पिघलने लगता है। किशोर काका तो तुरंत शादी की तैयारियों की बात करने लगते हैं। घर में फिर से पुरानी खुशबू फैलने लगती है, हंसी, खुशी और रिश्तों की गर्माहट। उधर दूसरी तरफ रेणुका अपनी डांस एकेडमी में पहुंचती है, जहां मंदिरा पहले ही शकुंतला के साथ बैठकर चुगलियां कर रही होती है। मंदिरा का अंदाज हमेशा की तरह तेज और कड़वा। वह रेणुका को फट्टू मास्टरनी जैसे शब्दों से ताना देने लगती है। वह कहती है कि उसने सिर्फ एक छोटा सा काम दिया था, सायली को एक दिन के लिए घर पर रोकने का, पर वह भी रेणुका से नहीं हो पाया। रेणुका गेट पर खड़ी सारी बातें सुन लेती है। उसका चेहरा तमतमा जाता है, लेकिन वह खुद को संभालकर मंदिरा के पास जाती है। बातचीत की गर्मी धीरे धीरे बढ़ती है। मंदिरा उसे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती और रेणुका चुपचाप उसकी बातों का जवाब देती रहती है। लेकिन जब बात सायली तक पहुंचती है, रेणुका का स्वाभिमान हिल जाता है। रेणुका कहती है, वो चाहे जितना आगे बढ़ जाए, चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, मेरी बहू है। मेरा अभिमान नहीं तोड़ सकती। देखना अब मैं क्या करती हूँ। मंदिरा के चेहरे पर शातिर मुस्कान आती है, उसे वही चाहिए था, आग में घी डालना। उधर सचिन और सायली खुश होकर घर लौटते हैं, लेकिन वापस आकर दोनों को ठंड लग जाती है। थोड़ी ही देर में छींकें शुरू, खांसी शुरू और बेचैनी भी। पर सबसे ज्यादा परेशान कोई था तो वह थी रेणुका। घर का काम सायली करती थी और अब उसकी हालत ऐसी कि खड़े होना भी मुश्किल। रेणुका को डर भी था कि कहीं सर्दी उसे भी ना पकड़ ले, और आखिर ऐसा ही होता है। थोड़ी ही देर में रेणुका भी छींक मारती सुनाई देती है। रिया कमरे से बाहर आकर इन तीनों की हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। उसके लिए यह कोई सीरियस बात नहीं, उसकी आदत है हर स्थिति को मजाक में बदल देने की। सचिन और सायली भाप लेकर थोड़ा आराम पाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी रेणुका वहां पहुंचकर दोनों की क्लास लेना शुरू कर देती है। उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि घर वालों को लगता है कि कुछ बड़ा हुआ है।
सभी लोग इकट्ठे होकर देखने आते हैं और उसी हड़बड़ाहट में तेजस का पैर सीधा रखे हुए गर्म पानी के बर्तन में चला जाता है। तेजस का ड्रामा पूरे घर के माहौल को पलट देता है। वह ऐसे चिल्लाता है जैसे पैर पिघले हुए लावे में डूब गया हो। आकाश तो तुरंत बोल पड़ता है, दादा, पानी है, आग नहीं। इतना क्या कर रहा है? पर तेजस भी पीछे हटने वालों में से नहीं। वह अपने ही दर्द को ज्वालामुखी का नाम देकर सबको समझाने लगता है कि उसे कैसे सहना पड़ रहा है। जबकि रेणुका ब्लेम करती है, सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। कमरे नहीं है, औकात नहीं है अपना कमरा बनाने की, और ऊपर से घर में चीजें रखकर ट्रैप बनाते हो। सचिन और सायली दोनों चुप हो जाते हैं। खासकर सचिन, जिसे रेणुका की बात तीर की तरह लगती है। सचिन के मन को सबसे ज्यादा चोट इस बात से होती है कि वह अपनी पत्नी के लिए छोटा सा कमरा भी अभी तक नहीं बना पाया। ईंट पत्थर सब इकट्ठा थे, लेकिन घर इतना व्यस्त था कि वह काम शुरू ही नहीं कर पाया था। रात में वह सायली से कहता है, देखना, मैं तेरे लिए ये कमरा बनाऊंगा बहुत जल्द। जो भी हो जाए, सायली उसकी आंखों में झांककर सिर्फ मुस्कुरा देती है। उसके लिए कमरे से ज्यादा बड़ी बात थी कि सचिन उसके साथ है, हर मुश्किल में, हर तनाव में। अगली सुबह सायली फिर काम पर लगी रहती है, जबकि उसका शरीर बुखार से तप रहा होता है। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी, हाथ कांप रहे थे और सिर चकरा रहा था। पर फिर भी वह किचन में खड़ी चाय बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि रेणुका की आवाज हर थोड़ी देर में गूंजती, सायली, चाय कहाँ है? जब देर तक कोई जवाब नहीं मिला तो गुस्से में रेणुका खुद किचन में चली आती है। पर किचन में पहुंचते ही उसका गुस्सा पिघल जाता है। सायली को दीवार पकड़कर खड़े होते हुए देख उसकी आंखें चौड़ी रह जाती हैं। सायली के चेहरे पर पसीने की बूंदें, आंखों में थकान और पेशानी पर तेज बुखार। रेणुका तुरंत डांटते हुए भी चिंता जताती है, क्या कर रही है तू? ऐसे हालत में काम कौन करता है? चल जाकर लेट, बाकी काम मैं कर लूंगी। पहले सायली मना करती है, पर रेणुका की आवाज में इस बार आदेश नहीं, चिंता थी। वह धीरे धीरे कमरे में जाकर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद तो चौंकाने वाला पल आता है, रेणुका खुद चाय लेकर आती है। सायली की आंखें भर आती हैं। यह वही रेणुका है जिसने कभी उसे चैन से सांस तक नहीं लेने दी, और आज वही उसके सिरहाने बैठकर चाय बनाकर ला रही है। रेणुका थोड़ा झेंपते हुए कहती है, अरे खुश मत हो इतना, रोज रोज नहीं करने वाली मैं ये सब। आज तेरी तबीयत खराब है इसलिए कर दिया। और हाँ, जब सचिन आए ना, उसे बता देना कि मैंने तेरी कितनी सेवा की, नहीं तो उल्टा मुझे ही सुनाएगा। सायली मुस्कुराती है, भावुक होकर चाय का कप पकड़ती है। कुछ देर बाद रेणुका वापस से किचन जाती है और इस बार सूप बनाकर लाती है। वह सायली को धीरे धीरे चम्मच से पिलाती है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खिलाती है। सायली के लिए यह पल किसी सपने जैसा था, एक ऐसी सांस जिसकी कमी उसे हमेशा महसूस होती थी, वह पहली बार उसके दिल को छू रही थी। आज रिश्तों की गर्माहट, टूटते भरोसे और अचानक पिघलते दिल का सफर, जहां सास बहू के बीच पहली बार उभरता है एक अनकहा अपनापन। और सचिन की दुनिया भी बदलने वाली है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एहसास शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। रेणुका जब सायली के सामने चाय लेकर आती है तो उसकी आवाज पहले जैसी तेज नहीं, बल्कि अजीब सी नरमी लिए होती है। वो कहती है, पी ले ना चाय, क्या देख रही है, ठंडी हो जाएगी। सायली कप पकड़कर चाय की ओर देखती नहीं, बल्कि रेणुका की तरफ ही देखती रहती है, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि यह वही रेणुका है। रेणुका उसे पकड़ लेती है, मला काय बकतेस असं, अभी भी मुझे ही देख रही है? हाँ। सायली हल्की सी मुस्कान दे देती है। रेणुका चिड़चिड़ी होने का नाटक करती है, चल जल्दी पी ले, अगर तूने नहीं पीना तो तेरे पति बाबा मुझे ही चार बातें सुनाएंगे। माझ्या बायकोची तबीयत खराब होती, काकुनी तिची काजीच घेतली नाही, यह वो। पी। सायली एक एक घूंट बड़े सुकून से पी रही होती है। अचानक रेणुका खुद ही कह उठती है, माझी आईना, जब मैं बीमार पड़ती थी तब यही अदरक मुलेठी वाली चाय देती थी। 2 घूंट और ठंडी हवा, बस ठीक हो जाते थे हम। सायली भी मुस्कुराती है और कहती है, मेरी माँ भी जब हम बीमार होते थे ना, शहददक वाली चाय देती थी, और रात को पाया सूप। उसके लिए वो दिन भर कुछ खाती नहीं थी, पहले हमारा खाना बनाती फिर खुद खाती। खाती नहीं थी। रेणुका जरा रुककर सायली को देखती है, उसके चेहरे पर एक पल को वही माँ वाली चिंता उतर आती है जिसको शायद वो खुद भी भूल चुकी थी। सायली कप नीचे रखने लगती है, लेकिन रेणुका कहती है, दे, मैं रख देती हूँ, वैसे भी किचन में ही जा रही हूँ।
सायली धीरे से कहती है, नहीं काकू, मैं रख दूंगी। रेणुका बिना कुछ बोले कप ले लेती है और वापस जाने लगती है कि तभी पीछे से साली पुकारती है, काकू, थैंक यू। रेणुका एक पल रुकती है, जैसे यह शब्द उसके दिल को छू गए हों, पर फिर अपने अंदाज में ही कहती है, अरे देवा, बाकी का काम भी पड़ा है, बोलायला वे नहीं। आराम कर, और जल्दी से किचन की तरफ बढ़ जाती है। सायली उसे जाते हुए देखती रहती है। उसके मन की आवाज खुद उससे कहती है, आज पहली बार काकू ने मां जैसा बर्ताव किया है। सायली सो तो जाती है, लेकिन ठंड से उसका शरीर कांपने लगता है। करवटों की आवाज सुनकर रेणुका किचन से ही बोलती है, सायली, तूने जीरा कहाँ रखा है? लेकिन बाहर आकर जब वह सायली को देखती है तो उसका चेहरा चिंता से भर जाता है। सायली ठंड के मारे सिकुड़ रही होती है। रेणुका तुरंत आगे बढ़कर उसे चादर ओढ़ा देती है। सायली नींद में ही कहती है, काकू। रेणुका उसके सिर पर थपकी देती है, सो जा, चिंता मत कर, मी आहे ना इथे। वह वापस मुड़कर जाने ही वाली होती है कि अचानक सायली का फोन बजने लगता है। रेणुका उसका मोबाइल उठाती है, उसे देखती है, फिर बिना कुछ कहे कॉल कट कर देती है और फोन साइलेंट पर डाल देती है। सायली हल्की आवाज में कहती है, काकू, कौन था? रेणुका सहजता से बोलती है, कुछ नहीं, साइलेंट पर कर दिया, तू आराम कर, फोन बाद में उठा लेना। सायली फिर से चुपचाप लेट जाती है। उसके बाद थोड़ी देर में रेणुका फिर से आती है। इस बार हाथ में गर्म पाया सूप होता है। सायली, हाँ काकू, ये ले, गरम गरम पाया सूप, पी ले। सायली को यकीन ही नहीं होता। उसकी आंखें भावुक हो जाती हैं, आपने मेरे लिए बनाया? रेणुका तुरंत अपना असली कड़क अंदाज याद कर लेती है, ना ही पड़ोसियों के लिए बनाया था। जा बाहर देख। सायली हड़बड़ाकर उठती है, कमरे से बाहर झांकती है और फिर वापस आकर शर्म से कहती है, सॉरी काकू। रेणुका उसके हाथ में कटोरा थमा देती है। सायली ध्यान से हर चम्मच के बाद उसकी तरफ देखती है। रेणुका मुस्कुराती नहीं, बस धीरे से कह देती है, नरम नरम खिचड़ी भी बनाई है, बाद में खा लेना। यह सुनकर सायली खुद को रोक नहीं पाती। वह अचानक उठकर रेणुका को गले लगा लेती है। रेणुका चौंक जाती है। उसके हाथ हवा में रुक जाते हैं, फिर धीरे धीरे वह भी सायली को थपथपा देती है, ठीक है, ठीक है, चल बस, अगर तबीयत और खराब लगे तो सचिन को फोन कर, डॉक्टर के पास ले जाएगा वो। रेणुका उसके सिर पर हाथ फिराकर बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो मेडिकल बॉक्स लेकर आती है। थर्मामीटर लगाती है, बुखार देखती है, अरे 103, थांब, मी ये ते। वह दवाई देती है, चादर ठीक करती है और कहती है, आराम कर, मी आहे। कुछ समय बाद फिर आती है, फिर बुखार चेक करती है, हाँ थोड़ा उतर गया है, पण उड्या मारू नकोस, आणि हो, तेरे पति को बोलना कि मी तुझी नीट काळजी घेतली, नाहीतर परत तो माझी कान उघडेल। वह हंसते हुए अंदर जाती है। सायली सिर्फ सिर हिलाकर उसे देखती है, दिल भरा हुआ, आंखें नम। इधर दृश्य बदलता है। आकाश के रेस्टोरेंट में रिया रिसेप्शन पर खड़ी है। एक कस्टमर चिल्लाता है, 20 मिनट हो गए, मेरा ऑर्डर। रिया घबराई हुई, सॉरी सर, 2 मिनट, बस 2 मिनट, मैं अभी चेक करती हूँ। वह जल्दी से किचन की तरफ जाती है और आकाश से पूछती है, शेफ, टेबल 7 का ऑर्डर कहाँ है? कस्टमर हाइपर हो रहा है। आकाश उधर खाना बनाते हुए बोलता है, हाइपर तो होगा ही, मैं कच्चा खाना थोड़ी दूंगा, 5 मिनट रुकेगा तो अच्छा खाना खाएगा और वापस भी आएगा। रिया झुंझलाकर कहती है, लेकिन तुम्हें बताना तो चाहिए था। आकाश सीधा जवाब देता है, वो मेरा काम नहीं है, चेक करना तुम्हारा काम है। रिया गुस्सा रोकते हुए कहती है, ओह फाइन, कम से कम सूप तो रेडी करना था। आकाश कहता है, सूप रेडी है तो बताया क्यों नहीं? तुम्हें चेक करना चाहिए था, आकाश कहकर धीरे से मुस्कुरा देता है। रिया सूप लेकर जाती है। कस्टमर उसे चखने को कहता है। रिया घबरा जाती है क्योंकि सूप के साथ स्पून ही नहीं दिया गया था। वह दौड़कर वापस आती है। शेफ, स्पून क्यों नहीं दिया आपने? आकाश चिढ़कर कहता है, ये भी मेरा काम नहीं है, तुम लोग कुछ देखते हो भी या नहीं? चल दिखाता हूँ स्पून कहाँ रखे हैं। वह उसे किचन में ले जाकर दिखाता है, ये रहे, आंखें खोल कर देखो। रिया की आंखों में अपमान और गुस्सा दोनों जल रहे थे।
नीतू अंदर आती है और आकाश उसे स्पून देकर कहता है, नीतू ही इस जगह की मालिक है। देख, वो हर काम खुद करती है परफेक्टली। रिया की सांस रुक जाती है। वह आकाश से पूछती है, क्यों? हर बार तुम मुझे डिमोटिवेट ही क्यों करते हो? कभी प्यार से सिखाओगे? आकाश बस एक सेकंड उसे देखता है और तभी किचन से आवाज आती है, आकाश सर, पानी बॉयल हो गया। ओके, बात में करूंगा, कहकर वह चला जाता है। रिया वहीं खड़ी आंखें पोंछती है। मैंने यह जॉब इसलिए ली थी कि हम दोनों साथ में टाइम बिताएं, लेकिन यहां तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूं। इधर कहानी पलटती है और सचिन घर आता है हमेशा की तरह जोर से चिल्लाते हुए, सायली, सायली। सायली धीरे से बाहर आती है। हाँ सचिन? वह घबराया हुआ, तू ठीक है? बहुत काम किया क्या? बाबा की बाइकों ने फिर से तुझ्यावर खूब काम टाकला असेलना। रेणुका कमरे से चुपचाप यह सब सुन रही होती है। सायली कहती है, नहीं सचिन, आज काकू ने मेरा बहुत ध्यान रखा। काय? बाबा की बाइकों ने? सायली मुस्कुराकर फ्लैशबैक की सारी बातें बताती है, चाय, सूप, दवाई, खिचड़ी। सचिन एकदम हैरान, विश्वासच बसत नाही। काकूनी माझ्यासाठी खिचड़ी केली। सायली सिर हिलाती है। रेणुका दूर से यह सब सुनती है। उसकी आंखों में चमकती नमी उसको ही चौंका देती है। उसने खुद भी सोचा नहीं था कि उसके मन में इतना अपनापन छुपा है। सायली कहती है, चलो खिचड़ी परोसती हूं, काकू ने खास बनाई है। सचिन हंसकर कहता है, हो चल, आज काकू ने केलेली खिचड़ी चाखून बघूया। दोनों अंदर जाते हैं। रेणुका भावुक नजरों से उन्हें जाता देखती रहती है। सड़क पर दृश्य कटता है। अरुण बाइक चलाता हुआ डॉक्टर से बात कर रहा है। उसकी आवाज में चिंता है। आईची तबीयत खूब खराब आहे, दवाइयां लगेच घ्यायला हव्यात। उधर सचिन और अन्याया चाय पी रहे होते हैं। सचिन कहता है, अरे बापरे, किती वाइट सर्दी झाली होती, आता गरम चाय पीऊन छान वाटतंय। अन्याया गाड़ी की बात करता है। सचिन उसे चिंता न करने की सलाह देता है। तभी सचिन की नजर सड़क पार आती बाइक पर पड़ती है। अरे अन्या, तो बघ, वही हवालदार। आपल्याला नियम शिकवतो आणि खुद इयरफोन लावून बोलतो। सचिन मोबाइल निकालता है, आता बघ, याची व्हिडिओ काढतो, मजा येई। अन्या घबराया हुआ, भाऊ कशाला? सचिन मुस्कुराता है, बघ आता कसा मजा आणतो। कहानी यहीं पर एक नए मोड़ की तैयारी करती है, जहां सचिन का कदम सिर्फ मजाक नहीं बल्कि आने वाले झंझट की चिंगारी बन सकता है।